अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। थैंक यू सो मच सर। और सर आज सबसे पहले स्टार्ट इसी से करेंगे क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कुछ सफाइयाँ भी देता जा रहा है कि जी जो जनरल आसिम मुनीर साहब जो है ईरान के विजिट पर हैं, तो जी ट्रम्प का कोई मैसेज लेकर नहीं जा रहे। उनका विजिट एक अलग है, जबकि जाने से पहले उन्होंने ट्रम्प से बात की है। तो हर तरफ कहा यही जा रहा है कि क्या एक बार फिर पाकिस्तान अमेरिका के कामों में लग गया है? आपको क्या लग रहा है? तो वो दो, मैं जो वो देखा वो प्रेस रिलीज जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वालों ने बात की है, क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ना। जी, फॉरेन अफेयर्स से। तो उनका बयान बड़ी अजीब था। तो ही वाज नॉट देयर एज ऑनवॉय ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, ये कह रहे हैं ना कि वो, तो ही वाज देयर एज मीडिएटर, ये कह रहे हैं। तो अब मुझे जरा आई वांट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि मीडिएटर ये अपनी तरह से तो नहीं बन सकते। दूसरे मुल्क ने कहीं भी अब रैंडमली अगर आप ट्राई कर लें कि मैं मीडिएटर बनता हूँ, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। सुल्तान क्यों भोग रहे थे? तो मैंने क्या किया, आप क्या वो मैसेज मिले बाद मैं जाके चेक किया, तो 2026 में 3 बार जा चुके हैं आसिम मुनीर तेहरान, और एक बार भी वॉशिंगटन नहीं आए। तो हाउ इज ही ए मीडिएटर व्हेन देयर इज सच इम्बैलेंस? तो वो ट्रम्प से फोन पे बात करते हैं और फिर ईरान जाके पर्सनली मिलते हैं। क्या ईरान में फोन नहीं है क्या? so there is an imbalance, right? और वो imbalance is not the other way around कि वो 3 बार वॉशिंगटन आए ट्रम्प को समझाने के लिए। So the reason why he is going personally is कि आप उनको समझा रहे हैं कि नहीं, मान लो, हॉर्मुज़ खोल दो, ये कर दो, ये आपके लिए बेहतरी है वगैरह। So that imbalance of the visit, एक पे फोन एक पे visit, clearly tells you कि वो किसके एम्बेसडर है। So we should not forget कि अगर ट्रम्प नहीं चाहते तो ये मीडिएशन जीरो भी नहीं होता। हाँ, अगर ईरान नहीं भी चाहता और ट्रम्प कहते कि वी विल नेगोशिएट ओनली थ्रू हिम, देन दे वुड हैव हैड टू नेगोशिएट थ्रू हिम। तो वो तो क्लियर है ना। दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि द रीजन व्हाई ही इज गोइंग देयर इज वो खुल के बात कर सकते हैं, कहीं इजरायलीज उनको हैक ना कर ले। सर नजदीक भी है ना, बॉर्डर लगा हुआ है, तो जाना शायद आसान होगा अमेरिका के नहीं, मुकाबले। आई थिंक ये जो ट्रिप थी उनकी, दिस वाज स्पेशली टू ब्रीफ देम अबाउट द मक्का डिफेंस पैक्ट। ये कह कर ठीक है, ट्रम्प के पास है ऑफर्स, क्योंकि ही हैज कम बैक विद नो ऑफर, राइट। और ईरानियंस ने ये भी नहीं कहा कि ट्रम्प का ऑफर आया था और हमने उसको एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। उल्टा उन्होंने ऑफर किया कि ठीक है, ट्रम्प से कहो कि एमओयू को फॉलो करें इस्लामाबाद का। So he came back with some ideas from the Iranians to Trump, but I think वो primary उनका मिशन था to speak to them about के मक्का डिफेंस पैक्ट कितना सीरियस है, वो कितना। देखिए आरजू, अगर आप कहें कि मैं जाके एक बंदूक खरीदने वाली हूँ क्योंकि मुझे खान साहब से झगड़ा चल रहा है, मैं आपसे बड़ी बंदूक पहले खरीद लिया, तो खासतौर से अगर आपकी नियत ही नहीं है, राइट, इफ यू आर नॉट रियली बाइंग अ गन टू थ्रेटन मी, चुप ऐसे ही कह रहे हैं आप, और मैं लेके फायर भी कर दिया, तो बैठे बिठाए आपका नुकसान हो जाएगा ना। सो इफ दे आर सीरियस अबाउट द मक्का डिफेंस पैक्ट, तो ईरान विल टेक रिटेलिएशन, मतलब वो उसके बदले में कुछ रिटेलिएट करेगा, विल ट्राई टू टेक स्टेप्स इफ ही ईरान थिंक्स। तो पहले तो ईरान को ये समझाना कि ये आपके खिलाफ नहीं है, ही हैज टू डू इट सीरियसली। और आई एम श्योर कि द रीजन व्हाई दीज पैक्ट्स पब्लिक नहीं है कि इसमें फाइन प्रिंट में बहुत चीजें हैं, कैवियर्स, और मुझे लगता है कि वो फाइन प्रिंट भी वो ईरान के सामने रख के उनको समझा रहे हैं कि देखिए अल्टीमेटली दिस इज नॉट अगेंस्ट यू। तो दैट इज व्हाई मेरा शक ये है कि हिज विजिट प्राइमरीली इज टू एक्सप्लेन द मक्का डिफेंस पैक्ट। और दूसरी चीजें जो है कि जो नए सैंक्शंस जो स्कॉट बेसेंट ने लगाए हैं, मैं जाके उसकी तफसील से ढूंढा उसको, अगर वो मिल गया वो डॉक्यूमेंट तो मैं आपको बता सकता हूँ
कि ईरान का जो ट्रेड है ना आरजू, तो जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं वो चाइना और तुर्किया है, और फिर उसके बाद एक लोअर कैटेगरी में 3-4 मुल्क हैं जैसा कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, जिसमें ट्रेड इज रफली द सेम ईरान का। ठीक है, तो हाँ वो मिल गया, मैं आपको बता देता हूँ, आप आपके लोगों को दिखाई दीजिए ये। तो अगर आप इसमें देखें आप, तो पाकिस्तान का तकरीबन $3 बिलियन का ट्रेड है बायलैटरल लैंड से। सो टेक्निकली ये भी नहीं कर सकते आप, ये सही। भी नहीं कर सकते, वरना वॉशिंगटन के साथ आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। Unless you have privately gotten okay from Washington saying कि ठीक है हम तो सबको डरा रहे हैं लेकिन पाकिस्तान तुम क्योंकि मीडिएट कर रहे हो तुम कर लो, अगर ये ट्रम्प कहा उनको विदाउट सेइंग इट पब्लिकली बट प्राइवेटली, देन ईरान को कम्युनिकेट करना चाहिए ना प्राइवेटली। तो आई थिंक ही इज देयर टू आल्सो समहाउ मैनेज दिस ट्रेड रिलेशंस विद ईरान, कि ये जो इनफॉर्मल जो स्मगलिंग टाइप ट्रेड होता है उसको वो बरकरार रखेंगे नो मैटर व्हाट वॉशिंगटन सेज। ठीक है, तो मेरे शो पे चंद बलूचिस्तान के लोग आकर नीचे कमेंट लिख रहे थे कि सर बलूचिस्तान में तो माचिस की डिब्बी भी ईरान से आती है। एक खातून है, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता। हाँ, सो शी वाज टेलिंग मी कि यहाँ पे कुछ बनता नहीं है डॉक्टर साहब, यहाँ पे सारी चीजें ईरान से ही आती है, इंक्लूडिंग हमारी मैच बॉक्स भी ईरान से आती है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ दिस इनफॉर्मल ट्रेड जो शायद कस्टम्स भी नहीं होते होंगे, लिखा भी नहीं जाता, देयर इज नो रिकॉर्ड, मोस्ट ऑफ इट मस्ट बी हैपनिंग इन लोकल करेंसी, यानी डॉलर का भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। सो द यूएस कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस, इसको वो रोक नहीं सकता। अगर इनको पता चल गया कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हो रहा है तो वो धमकी देंगे पाकिस्तान को, जैसा कि चाइना को धमकी दे रहे हैं। चाइना इज सेइंग बज ऑफ, क्योंकि 90% तो तेल चाइना ही खरीदता है। तो मुझे लगता है कि ये 2-3 चीजें जो पाकिस्तानी एजेंडा थे, इसलिए मोहसिन नकवी भी थे वहां पर, ट्रेड का कैसा होगा और एक्सप्लेनिंग व्हाट द डायनामिक्स ऑफ द म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट है, मक्का डिफेंस पैक्ट, और फिर वो ऊपर से बात करें यार कुछ करो यार, हॉर्मुज खोलो, ये खोलो, ये बुड्ढा मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ट्रम्प के रोज मुझे टेक्स्ट आते हैं। ट्रम्प बहुत अपेरेंटली, अभी रिपोर्ट जो आ रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिको में, एक्सिस वगैरह में, कि ही बहुत ही टोटली बैफिल्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं ट्रम्प। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि इतना हम हमला कर रहे हैं उसके बावजूद ईरान मान ही ना रहा है। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि वो जो ट्रम्प के साथ जो बात हुई आसिम मुनीर की, मेरे ख्याल से इफ देयर इज अ मैसेज, वो मैसेज ये है कि आई ओनली केयर अबाउट हॉर्मुज, तुम हॉर्मुज खोल दो, वील एंड द वॉर। एंड द इरानियंस आर सेइंग कि नहीं, पहले आप हमारे पैसे खोल दें पूरा, आप हमारे फ्रोजन एसेट्स हैं वो दे दें और आप सैंक्शंस लिफ्ट करें तो हम हॉर्मुज खोलेंगे, जो ट्रम्प इज नॉट रेडी टू डू राइट नाउ। तो ट्रम्प बेसिकली सेइंग कि देखो मैं तो तुमको तंग कर रहा हूँ, आई विल स्टॉप हैरासिंग यू, आई विल स्टॉप ब्लॉकिंग हॉर्मुज, आई विल स्टॉप ऑल दिस, अगर आप हॉर्मुज खोल दो। मतलब फुकट में हॉर्मुज खुलवाना चाह रहा है ट्रम्प। एंड मेरे ख्याल से ईरान के लिए ये विक्ट्री है कि न्यूक्लियर एजेंडा ड्रॉप हो गया, मिसाइल, रेडार, वो सारी चीज़ें ड्रॉप हो चुकी हैं। एंड ट्रम्प इज नाउ जस्ट वन एजेंडा आइटम, जो जंग से पहले था ही नहीं इशू। वो इशू बन गया है ट्रम्प के लिए। देखिए आज भी देख रहा था मैं, अभी आपसे बात करने से थोड़ी देर पहले, $88 है अभी भी ब्रेंट ऑयल। और आपके सुनने वालों को मैं याद दिला देता हूँ, अगर आप जनवरी में जाकर ये जो ब्रेंट ऑयल को जो रिफाइन करते हैं ना, तो 2-1 फॉर्मेट में करते हैं, यानी अगर आप 3 बैरल ले लें ब्रेंट ऑयल जो मिडिल ईस्ट से, गल्फ से आता है, फिर इसको जब आप रिफाइन करते हैं तो 2 बैरल पेट्रोल, 1 बैरल डीजल निकलता है। सो दिस 2-1 का कुछ फॉर्मूला है, वो आई डोंट अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ इट। तो उसका जो पहले खर्चा आता था वो $20-26, अब तकरीबन $60 आता है। तो तेल की एक्चुअल कीमत आपको अब $140 में पड़ता है। द फिनिश्ड वन, जो पेट्रोल बन के आपके गैस कार में जाता है, वो 140 है इस वक्त।
जंग से पहले इट वाज 60 + 20, तो समझिए आप 80-85 में मिल जाता था पेट्रोल का एक बैरल, अब वो 160 के करीब जा रहा है। सो इट इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमी। यहाँ पे भी बहुत पब्लिक बहुत परेशान है। और मैं देख रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स भी नहीं गिरा रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन हाई है। ट्रम्प दबाव डाल रहे हैं सेंट्रल बैंक पे कि इंटरेस्ट रेट्स गिराओ, और वो नहीं गिर रहा है। एंड इट इज़ रियली अ बैड सिनेरियो। मुझे लगता है कि अमेरिका की इकोनॉमी में जो गरीब तबका है, जो अमेरिका का जो बॉटम हाफ है, उनकी लाइफ तो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाती है। आपको पता है कि आधे से ज़्यादा अमेरिकन्स के पास $400 से ज़्यादा पैसे नहीं होते। अच्छा, तो सही सर। नहीं, सोचिए आप कि $500-400 से ज़्यादा है ही नहीं। इतना हैंड टू माउथ जीते हैं ये लोग। और जो गरीब लोग हैं, मैं एक अफ्रीकन अमेरिकन औरत का इंटरव्यू सुन रहा था, तो शी सेज, देखो अगर मुझे बोनस मिल गया तो मैं जल्दी खर्च कर लेती हूँ। तो उससे पूछा वो क्यों? इसे समझो मुझे $400 का मिल गया, तो फैमिली में कुछ ना कुछ क्राइसिस होती तो मुझे वो खर्च वहाँ चले जाते। भाई को एक्सीडेंट हो गया, उसको ये हो गया, कज़न को वो हो गया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिए, बेल के लिए पैसे चाहिए। इस तरह की चीज़ों में तो वो लोग क्या करते हैं, जल्दी खर्च कर लेते हैं। सो दे डोंट हैव सेविंग्स, राइट? सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। तो अगर थोड़ा बहुत भी आइटम जो क्रिटिकल आइटम है आपके बजट में, अगर वो महंगा हो जाता है, जैसा बीच में बहुत धूम हुई थी यहाँ पे, अंडे और दूध महंगे हो गए थे जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने थे, तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, अगर वो ज़रा भी महंगी हो गई तो बहुत प्रेशर पड़ जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका इतनी अनइक्वल सोसाइटी हो गई है कि आधे अमेरिका को तो फिक्र भी नहीं है, मतलब दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, तकरीबन 2 लाख के करीब पर कैपिटा इनकम है, और आधे अमेरिका की पर कैपिटा इनकम इज लाइक $30,000। तो इतना फर्क आ गया है, यू नो। इट्स लाइक सेइंग के जो अमीर खतरीज है, आधा अमेरिका अमीर खतरीज की तरह है और आधा अमेरिका बेचारा पोर्चुगल ग्रीस की तरह है। It's still better than most of the world, but it is still poor by American standards. So सोचिए आप चीज़ें, और क्योंकि ये जिस तरह से इकोनॉमी है इंडिविजुअल के खर्च, सेविंग्स नहीं, उल्टा क्रेडिट कार्ड पे 20-25% इंटरेस्ट रहता है, तो इट इज अपसेटिंग हाफ ऑफ अमेरिका व्हिच माइट पनिश ट्रम्प इन नवंबर। जी। तो सर जाहिर है कि अगर हर जगह पे जाकर और ट्रम्प लड़ने की कोशिश करेंगे तो अपनी कंट्री में भी कुछ ना कुछ डैमेजेस तो होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ईरान और बाकी कंट्रीज ही भुगतती रहेंगी। अब ये जो झगड़ा कनाडा के साथ कर रहे हैं, वो बत्ती बंद करने वाला है कनाडा। इलेक्ट्रिसिटी, टिम्बर और एनर्जी वहां से आती है। तो अमेरिका का इट्स ए स्ट्रेंज सिचुएशन। अमेरिका जो तेल प्रोड्यूस कर रहा है अब, सऊदी अरेबिया और रशिया दोनों को मिला के उससे ज्यादा बनाता है। अमेरिका इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, लेकिन जो मार्केट जिस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है तेल और फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इंपोर्ट भी कर रहा है। मैं अभी जाके देखा था, सऊदी अरेबिया आल्सो इंपोर्ट्स ऑयल फ्रॉम रशिया, पता है आपको? क्योंकि जो ऑयल वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए खर्च करते हैं, वो रशिया से सस्ते में लेकर अपना वाला महंगे में बेचते हैं रशिया, बट अब सैंक्शंस की वजह से वो बंद कर देंगे वो। तो कनाडा से हम बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी भी खरीदते हैं और पेट्रोल भी खरीदते हैं, गैस भी खरीदते हैं, गैस। तो वो महंगा, वो भी अगर महंगा हो गया तो इट इज गोइंग टू बी लाइक ए टोटल डिजास्टर। मतलब कुछ लॉजिक ही समझ में नहीं आ रही है बड़े मियाँ के कि क्या वो करना चाह रहे हैं, लाइक व्हाट इज ही ट्राइंग टू अचीव। और उनके सपोर्टर्स है कि पागल तो पागल, अंधभक्त के अंधभक्त आदमी को पैसे दिए जा रहे हैं। मैं सुना कि अब पर्सनल जो उनके कैंपेन पैसे हैं, $400 मिलियन रेस कर चुके हैं। ही इज नॉट फाइटिंग अनदर इलेक्शन। तो लोग परेशान हो रहे हैं कि अगर वो क्या आई एम रनिंग फॉर अ थर्ड टर्म, इट विल बिकम अ ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगी अमेरिका में, क्योंकि पैसे तो है उसके पास टू रन फॉर अ फुल कैंपेन। तो लोग रिपब्लिकन भी परेशान हो रहे हैं कि ये पैसा खर्च क्यों नहीं कर रहा हमारे इलेक्शंस पे, क्यों बचा के रखा है। एंड सो देयर इज अ जनरल ओवरऑल डिजास्टर चल रहा है। लेकिन सर जिस तरीके से पाकिस्तान की इस वक्त ट्रम्प से बन रही है, या ट्रम्प की समझे एक तरीके से ट्रम्प चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बनी रहे,
अपने कामों के लिए। तो क्या पाकिस्तान चाइना से दूर हो रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ब्रिक्स समिट जो होगी उसमें चाइनीज जो प्रेसिडेंट है वो भी जाएंगे, और भारत और चाइना हो सकता है आगे कुछ और अपने प्रोजेक्ट्स करें, कुछ और इन्वेस्टमेंट जो है चाइना की तरफ से भारत को मिले। तो क्या चाइना जो है वो पाकिस्तान को छोड़ता जा रहा है? देखिए, चाइना के लिए पाकिस्तान इज ए वेरी यूजफुल टूल। वो भारत को तंग कर सकते, कॉन्स्टेंटली इंडिया को वो तंग कर सकते हैं थ्रू पाकिस्तान, राइट? जैसा पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, ये पाकिस्तान को यूज कर सकते हैं टू कीप इंडिया इन चेक। सो चाइना इज नॉट गोइंग टू लूज पाकिस्तान, उनके लिए इट्स नॉट अ जीरो सम गेम। और इंडिया के पास उतना लेवरेज नहीं है ओवर चाइना टू मेक इट ए जीरो सम गेम। ये कहकर के जब तक आप पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं, आप हमारे से नहीं कर। दे ट्राई दिस विद अमेरिका, और अमेरिका ने झिड़क दिया इनको, राइट? तो बहुत अमेरिका के इंडियन स्पोक्स पर्सन ने यहाँ पे भी कई मीटिंग्स में कहा, आर्टिकल्स में लिखा कि व्हाई आर यू बिकमिंग सो फ्रेंडली विद पाकिस्तान वगैरह। आई थिंक कि देखिए, अब इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने इस पे कई आर्टिकल्स लिखे हैं, ये पाकिस्तान की सो कॉल्ड रिलेशनशिप, इंडियन एक्सप्रेस में भी लिखा, हिंदू में भी लिखा, बट आई थिंक के फॉलो अप नहीं हो रहा है। ठीक है, इट इज लाइक सेइंग कि आपको वीजा मिल गया सऊदी अरेबिया का, तो आपके सारे रिश्तेदार समझ रहे, अरे वाह वाह वाह, अब इनकी माली हालत अच्छे हो जाएगी, इनके घर ठीक हो जाएगा, चलो इनकी बेटी दे देते हैं, ये वो शादी कर देंगे। बट अगर वो नालायक चला गया सऊदी अरेबिया, वीजा लग गया और उसको जॉब नहीं मिली तो क्या करोगे? राइट? तो लाइक इट्स ए यूजलेस थिंग, राइट? तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को वीजा तो लग गया लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। बेनिफिट्स सऊदी अरेबिया से थोड़े बहुत नजर आए मुझे, वो $7-8 बिलियन जो उन्होंने वो 3 बिलियन यूएई के वजह से दिए, फिर दूसरे डिपॉजिट भी कुछ पैसे किए हैं, बट दैट इज जस्ट सेविंग पाकिस्तान फ्रॉम आईएमएफ। लेकिन कोई ऐसा पिछले 6-7 डेढ़ साल से चल रहा है ना ये पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के बाद से, आई हैव नॉट सीन ए सिंगल थिंग जिससे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का फायदा हुआ। क्या वीजे बढ़ गए, क्या आपके एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या H1B का कोटा पाकिस्तान के लिए बचा या एग्जेम्प्ट किया गया फॉर पाकिस्तानी? कोई आपको दिख रहा है अमेरिका की तरफ से कोई भी फेवर हुआ है आपको? नहीं ना। लेकिन सर कुछ लोग तो कहते हैं, जिनके आप भी शो में जाते हैं, वो तो कहते हैं हम तो बड़ी रेलेवेंट हो गए, हमें तो सब पूछ रहे हैं, सब हमारे साथ का जो है वो डील कर रहे हैं या डिफेंस डील कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या हो गए हम रेलेवेंट? रेलेवेंट तो है, बातचीत चल रही है कि यूट्यूब के लिए रेलेवेंट हो गए हमारे शोज के लिए, लेकिन इससे क्या पाकिस्तानियों की एवरेज लाइफ इंप्रूव हुई है क्या? मुझे बताएं। अल्टीमेटली देखिए, कुछ लोगों की हुई होगी ना सर, जो डील कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट फायदा उनको है, और तो किसी को फायदा नहीं है। देखिए, कमर चिमा के साथ मेरी ये कॉन्स्टेंटली इस बात पे होती रहती है कि भाई आपको क्या मिल रहा है। सो देयर इज ए पॉइंट, मतलब पाकिस्तानी में एक ऐसे लोग भी हैं जो ये सोचते हैं कि भाई इंडिया गोइंग डाउन इज ऑल्सो गुड। तो अगर उसको वो पॉजिटिव समझ रहे हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में जिस तेजी से ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे पिछले 7-8 साल में, उस पर थोड़ा ब्रेक लग गया है। सो दे आर सीइंग दैट एज एन एडवांटेज टू पाकिस्तान, और आई डोंट सी दैट एज एन एडवांटेज एट ऑल। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि भाई अगर आप इतने चक्करे मार रहे हैं, एक कश्मीर का भी मार लेते, आसिम मुनीर, जरा देखें क्या हाल है, जरा बलूचिस्तान भी जाके आ जाएं, गेट योर होम इन ऑर्डर ना पहले। तो आप ये बाहर जो फिर रहे हैं उसमें कुछ बेनिफिट्स नहीं हो, थोड़ा पैसा आएगा गल्फ से, जो बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसमें डेफिनेटली पाकिस्तानी का कुछ फायदा तो जरूर होगा, बट आई एम नॉट सीइंग ए मेजर एडवांटेज। नहीं, देखिए, जब इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे ना, तो इंडिया को बहुत फायदे हो रहे थे। फॉर एग्जांपल जो न्यूक्लियर डील मिली इंडिया को, दैट वाज अ बिग ब्रेक थ्रू जॉर्ज बुश के ज़माने में। जो क्वाड के थ्रू अब सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस अमेरिका अब भी इंडिया के साथ करता है। पाकिस्तान के साथ कोई मिलिट्री एक्सरसाइजेस ज्वाइंट होते ही नहीं, आपके वो काउंटर टेररिज्म के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। So there are lots of such things जो अभी भी हो रहे हैं इंडिया पाकिस्तान और अमेरिका के relations. So overall, if you say has Pakistan's relations with US improved? Yes.
Are Pakistan's relations with America better than India's relations with America? मेरा जवाब नो है। देखिए, आपके आसिम मुनीर के रिश्ते ट्रम्प से अच्छे हैं, इसका मतलब कि पाकिस्तान के रिलेशंस इन अमेरिका से अच्छे हैं इज नॉट द सेम थिंग। वी हैव ए वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन कि आसिम मुनीर के ताल्लुकात अच्छे हैं ट्रम्प के साथ, पाकिस्तान का कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इंडिया में ट्रम्प कह रहे हैं कि मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात है, बट दे आर एक्चुअली नॉट गुड। बट ज़्यादा डायरेक्ट डैमेज नहीं हुआ इंडिया को। आप देखिए, ट्रेड इतना टैरिफ की बात करने के बावजूद इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं टू अमेरिका। 130 बिलियन डॉलर का टोटल ट्रेड हो गया है। पाकिस्तान के टोटल बजट से ज्यादा हमारा खाली ट्रेड है अमेरिका का, इंडिया पाकिस्तान। सो थोड़ा पर्सपेक्टिव में भी रहना चाहिए। आई मीन यस, रिलेटिवली इट्स लाइक सेइंग के यू नो मुख्तदर खान साहब, आपकी तनख्वाह 10,000 रुपए है, आपकी तनख्वाह 10 से 12,000 हो गई, ठीक है, 20% रेज हो गया, और आप 50 लाख कमाते हैं और 50 लाख से आपको 1% रेज मिला, तो सोचिए आप कितना बढ़ जाएगा ना 5। सो द पॉइंट इज के देयर इज समथिंग व्हिच इज रिलेटिव एंड समथिंग व्हिच इज इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान को कुछ ज्यादा फायदा हो रहा है। ये और बात है कि इंटरनेशनल आइसोलेशन से वो निकल के आ गए, ठीक है, इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एफर्ट थी कि आपको पराया स्टेट बना दें, उसमें इंडिया फेल हो गई। तो ये डिप्लोमेटिक विक्ट्रीज जरूर हैं, बट ultimately what does Pakistan want? Pakistan wants to be economically well off. वो नहीं हो पा रहे, वो नहीं हो रहा है। तो और सर ये डिफेंस पैक्ट से भी कोई फायदा नहीं होगा पाकिस्तान को कोई खास, जो ये बार बार जिक्र करते हैं, कभी कहते हैं ईरान भी उसमें आ जाएगा, कभी कहते हैं बांग्लादेश भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, लेकिन उससे पाकिस्तान को मिलने वाला क्या है? I have some expectations from that Makkah Accord because उसमें टर्क्स इन्वॉल्व हैं। टर्क्स ऐसे फालतू चीजें नहीं करते, दे आर मच मोर सीरियस पीपल, और उनका जो नेटो का एक्सपीरियंस है, दे नो हाउ इट वर्क्स। सो दैट इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट टर्की इज ब्रिंगिंग टू द टेबल इज इट्स नेटो एक्सपीरियंस। Okay, how to do collective security टर्की जानता है, और बट इट विल टेक टाइम। जैसा मैंने आपके पिछले शो पे भी कहा था, ये ओवरनाइट होने वाली बात नहीं, इट विल टेक 10-15 years। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो थ्रेट परसेप्शंस खत्म हो जाते हैं ना, तो देन वो मोमेंटम, वो जोश खत्म हो जाता है, एंड देन इट विल पीटर आउट, जो कह देते हैं ना वैसा। जैसा अब आईमैक की ज्यादा जोश ही सुनने में कुछ नहीं आ रहा है, नथिंग इज हैपनिंग विद आईमैक। ऐसे कई नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर की इतनी बातें होते थे, अब कुछ भी नहीं हो रहा है। ब्रिक की भी आजकल, ब्रिक कह रहा हूं मैं, वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की भी आजकल ज्यादा बातें नहीं हो रहे हैं। अफगानिस्तान में जाने वाला था, वो भी ठंडा पड़ गया, वो भी ठंडा है, बिल्कुल। लेकिन सर मैं लास्ट में इधर पूछना चाहूंगी, आजकल आपकी वीडियोस में देख रही हूँ, तो वो आरएसएस को लेकर आपने कुछ वीडियोस बनाई है, तो वो जरा बताइए, तो हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या हो गया है? प्रॉब्लम ये हो गई है कि आरएसएस के जो लीडर है मोहन भागवत साहब, वो आ रहे हैं, वो आ गए हैं अमेरिका, और 29 को वो एक लेक्चर देने वाले हैं ऑन वननेस वगैरह पे। तो काफी ग्रुप्स, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिख्स के 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑल इंडिया IMC, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, फिर यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ऑन टॉप ऑफ दैट यूएन ने भी एक रिपोर्ट शायद, तो ऐसे कई रिपोर्ट्स आ गए हैं पिछले 2 दिन में, डिमांड करते हुए कि उनका वीज़ा कैंसिल करें, उनके लेक्चर कैंसिल करें, और ये एक्सपोज करते हुए कि भाई आरएसएस एक एंटी माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुसलमानों पर, क्रिश्चियनों पर जुल्म करता है। जो हिंदुत्व रोज दिन मरहा, एक चर्च इसको बुलडोज कर दिया, मस्जिद को वहाँ पे ईदगाह गिरा दी, इस क्रिश्चियन को मार दिया, उसको मार दिया, लव जिहाद, ये जो एंटी माइनॉरिटी ऑपरेशन है, इन सब की जड़ आरएसएस है, और उसको यहाँ पर इस तरह फेक अपने आप को प्रमोट करने की इजाजत नहीं देना चाहिए। तो वो एहतजाज चल रहा है। सो देयर इज अ स्ट्रगल गोइंग ऑन देयर बिटवीन अमेरिकन सिविल सोसाइटी और ये इनकी। बीच में ममदानी साहब भी आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई
वो तो रोक नहीं सकते, इट्स जस्ट प्राइवेट इवेंट है, आप रेंट कर लिए। सो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में वो कर रहे हैं, कुछ 5,000 सीटें उन्होंने बुक की हुई हैं। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो मेरी एनालिसिस थी कि मैंने कहा कि भाई जब गीदड़ की मौत पुकारती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। तो आरएसएस ने अपने आप को, उसकी सेंटिनल, उनके 100 साल हो गए ना, तो अपने आप को प्रमोट करने और बेसिकली जो रिच इंडियन डायस्पोरा है उसके जेब में हाथ डालने आए हैं ताकि पैसे भी जाओ वगैरह इंडिया में प्रमोट करो। तो उसका बैकफायर ये हो गया है कि अब इन पे सर्च लाइट पड़ गई है, अब इनकी सारी पोलें खुलेंगी, इनके बयानात देखा जाएगा, फिर पता चलेगा कि जो आरएसएस के मेंबर्स हैं जो बीजेपी की सरकार में हैं किस तरह के वो बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल असम के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि मुसलमानों का जीना हराम कर देंगे वो अगर इलेक्शन जीत के आएंगे। तो फिर वहां पे आरएसएस ने क्या किया, कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर ये कहना कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट 21 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बेचारी बच्ची को हिजाब पहनने नहीं दे रहा है, वे इज रिलीजियस फ्रीडम एक्सप्रेशन, इस तरह की कई चीज़ों पर लेकर। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने बाकायदा बयान दिया कि इनके खिलाफ सैंक्शंस लगाए जाए और इनके वीज़ास कैंसिल करे और इनको कोई डिप्लोमेटिक अटेंशन ना दे, यानी सरकार वगैरह ना मिले। आई थिंक मोहन भागवत ओनली केयर्स अबाउट मीटिंग द रिच डायस्पोरा, और फिर एक लेक्चर दे के वो चले जाएंगे। एंड देखिए जो हिंदू कम्युनिटी है जो वेस्ट में है, उनके लिए एक फंडामेंटल रिलीजियस चैलेंज ये है कि दे आर सीन एज आइडल वर्शिपर्स एंड पॉलिथिस्ट, जो हम बुत परस्त और मुशरिक कहते हैं। तो यहाँ पर जुडाइज्म तो यहाँ कई सालों से, 100 सालों से है। सो दे यूज्ड टू थिंक ऑफ द वेस्ट एज ए जुडेयो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन, जो अभी भी राइट विंग कहते हैं। तो जो मुसलमान आए हैं पिछले 40-50 साल में, काफ़ी इंटरफेथ डाला। अगर 9/11 ना होता ना तो मुसलमानों की बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती थी। अगर आप क्लिंटन की स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीचेस सुने बिफोर 9/11, तो वो हमेशा ही वुड टॉक अबाउट मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, मॉस्क, चर्चेस एंड सिनागॉग्स, इस तरह। तो by 1990s it had become very clear that we were thinking of at least America, if not the West, as an Abrahamic civilization and not as Judeo-Christian. अगर आप Judeo-Christian कहे तो उसमें मुस्लिम्स एक्सक्लूड हो जाते हैं, बट इफ यू से एब्राहमिक तो मुस्लिम्स इंक्लूड हो जाते हैं, जैसा एब्राहम एकॉर्ड्स हैं। तो इंटरफेथ के वजह से मुस्लिम्स वे गेटिंग वेरी क्लोज, और स्पेशली बिकॉज मुस्लिम्स रेस्पेक्ट जीसस क्राइस्ट, उनको रिकग्नाइज करते हैं। सूरह मरियम है कुरान में, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सेप्टिंग द वर्जिनिटी ऑफ मरियम, जीसस क्राइस्ट स्टेटस। इनफैक्ट अभी टक्कर कार्लसन इसके बारे में बात कर रहे थे। तो हिंदुओं के लिए प्रॉब्लम ये हो रहा था कि दे वर नॉट फिटिंग इनटू द अब्राहम एकॉर्ड्स ना। तो यहाँ पर कोशिश की गई बाय सम हिंदू ग्रुप्स टू प्रोजेक्ट हिंदुइज्म एज अ मोनोथिस्ट रिलीजन। वो भी एक खुदा को मानते हैं, वो भी एक किताब को जानते हैं, बिकॉज जो अब्राहमिक एकॉर्ड्स के जो है, यू नो, गॉड, प्रॉफेट, बाइबल या तोरा या कुरान, वैसा है। तो उस तरह का मॉडल वो ट्राई कर रहे थे। कैलिफोर्निया में काफ़ी इस पे पॉलिटिक्स चली है ऑन दैट इशू। तो जो हिंदू जो रिलीजियस ग्रुप्स शुरू हुए थे, मैंने इस पे लिखा भी है कि दिस इज अ प्रॉब्लम, वी नीड टू फाइंड ए न्यू मॉडल, क्योंकि इससे ना सिर्फ हिंदूज भी एक्सक्लूड हो रहे हैं, बुद्धिस्ट भी एक्सक्लूड हो रहे हैं और एथीस्ट भी एक्सक्लूड हो जाते हैं। इफ यू से अमेरिका इज एन एब्राहमिक सिविलाइजेशन, फिर हिंदूज का क्या होगा, सिख्स का क्या होगा, बुद्धिस्ट का क्या होगा, एथीस्ट का क्या होगा? 25% मुल्क अब एथीस्ट हो गया है। द सेकंड बिगेस्ट ग्रुप इन अमेरिका आफ्टर कैथलिक्स इज एथीस्ट। तो वो होने से पहले वो डायलॉग अभी पूरा सीरियस नहीं होता। मैंने काफ़ी बात की थी हिंदू ग्रुप्स के लिए इन द अर्ली 2009-11 के बाद वगैरह, लेकिन फिर जब आरएसएस का बोलबाला बढ़ गया तो वो मुस्लिम्स के साथ डायलॉग पूरा ख़त्म हो गया। फिर घुस गए इजरायली लॉबी में। सो इट हैज़ बिकम वेरी डिफरेंट। तो वो सो दिस इज पार्ट ऑफ दैट टू से नहीं, हम भी वननेस में बिलीव करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम, सारे के सारे हम सब
पूरी दुनिया को हम अपनी फैमिली समझते हैं, विच इज अ फेक। आरएसएस वाला बंदा कहना है कि पहले तो आप कास्ट सिस्टम प्रैक्टिस करते, औरतों को कोई इजाजत नहीं है, आरएसएस में कोई औरत नहीं है, देयर इज नोबडी इन द आरएसएस लीडरशिप में या मेंबरशिप में या कोई भी शाखा में आप देख लो फोटोज में, कभी आपको औरत नजर नहीं आएगी इन आरएसएस। सो इट इज कंप्लीटली लाइक तालिबान। तो 50% ऑफ ह्यूमैनिटी को तो आप अलग कर दिए, फिर मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को भी आप नहीं मानते, फिर उसके बाद आप दलित को इस तरह ट्रीट करते हो, तो कहाँ की फैमिली हो गई है सर? इट कम जस्ट टू अपर कास्ट, हिंदूज की बात ही हो जाती है। तो ये सारे ग्रुप्स, इनफैक्ट सबसे बड़ा ग्रुप जो प्रोटेस्ट कर रहा है न्यूयॉर्क में वो दलित्स का है, दैट इज अनदर बिग इशू। तो वो प्रोटेस्ट, तो वो सारा जो इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो न्यूयॉर्क आ गई, समझे। लेकिन सर मैंने एक दो मतलब मैंने कुछ फोटोज देखी हैं आरएसएस के इवेंट्स की, और उसमें मैंने फीमेल्स को भी देखा है, और बल्कि एक दो मेरी फ्रेंड है वो मीडिया से, वो आरएसएस के चैनल पे भी काम करती थी, उन्होंने 2-3 बार मुझे बुलाकर शोज भी बनाए हैं, तो I मैं am थोड़ा sure हैरान भी हो रही थी। there is nobody who is RSS member. तो Absolutely zero. Women are not मगर there. वो आरएसएस के चैनल पे काम करती रही है, मुझे भाई आप बुलाया चैनल भी। पे काम कर ले, कुछ भी कर ले आप, आई एम श्योर तालिबान के घर में और औरतें काम करती और हैं, घर जो में माँ भी। जो जो Are you वो saying है, that RSS includes women? This is a well established fact by their own doctrines also. There are no women लेकिन in सर RSS. मैंने फोटोज देखी है, आई कैन सेंड फोटोज यू आप दोस कुछ भी देख फोटोज। लें आप, उससे वहां क्या पे वो होता है। कोई अवार्ड्स वगैरह दिए जा रहे थे, उसमें मेरे एक दो फ्रेंड भी थे, और वो आरएसएस की फीमेल जो थी, जो मेरी मतलब मीडिया में है भाई फ्रेंड, वो भी थी, और वो अवार्ड भी ले रही थी, तो वहां पे कुछ फीमेल्स थी, तो इसलिए अदरवाइज मुझे तो इतना नहीं पता आरएसएस का। देखिए, मोदी की सरकार में औरतें कैबिनेट में है, बट दैट डज नॉट मीन दैट मोदी सरकार इज आरएसएस, राइट? मोदी इज आरएसएस, राजनाथ सिंह is RSS. I think Amit Shah is also RSS, but Nirmala Sitaraman is not RSS. She is not in it. आप उनकी लीडरशिप जाके देख लो, उनके जो टाइटल्स हैं सारे के सारे, कितने हजारों उनके सेंटर्स हैं इंडिया में, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, लाखों की बात कर रहे हैं, एक भी नहीं है। उनके जितने भी परेड्स होते हैं, उनके जितने भी डिस्कशंस होते हैं, जिनकी भी शाखा हैं, उनके जो कार्य, दे हैव दिस प्रचारक, जैसा कि मोदी का टाइटल प्रचारक था, तो दे हैव दिस, वो सांस्कृतिक वर्ड्स है, जैसा कि इनको सर चालन कहते हैं। नन ऑफ देम हु वोट, बिल्कुल ही नहीं है। इट्स वन ऑफ द ओनली, आई थिंक मेन ओनली ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में जो इस तरह है, और ये सिस्टमैटिक इसका डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। इनफैक्ट अभी एक लेक्चर शायद राहुल गांधी ने जाके पेट्रियार्की के खिलाफ दी, तो उसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ पेट्रियार्की को डिफेंड कर रहे हैं, मनुस्मृति को डिफेंड कर रहे हैं, जिसमें अगेन वुमेन स्टेटस इज डाउन। सो देयर इज नो डिबेट अबाउट आरएसएस के बारे में, औरतों के बारे में। ये वो फेक कर देते हैं बाय सेइंग हमने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, दैट इज फाइन, बट लाइक फॉर एग्जांपल Kangana Ranaut is not part of RSS. None of these women leaders. In fact, आप मेरे को एक नाम दे दीजिए जो आरएसएस की है और औरत है और लीडर है। सर लीडर तो नहीं, लेकिन मेंबर जरूर है। और किसी का मेंबर का नाम दे दे मुझे आप, और फिर उनसे बता दे मुझे। मैं आपको फोटो के साथ, मेरे पास फोटो फोटोज हैं, अब मैं इंडिया आपको क्या, फोटोज आपको का अब नाम भी जैसा कि दूंगी। फॉर एग्जांपल अभी नहीं, आरएसएस का इवेंट है, आरएसएस का आप भाई इवेंट। मोहन भागवत एयरपोर्ट पे लैंड करे, औरतें उनको रिसीव कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि औरतें आरएसएस में हैं? नहीं नहीं सर, हॉल है वो, जैसे होटल का हॉल होता है, वहां पे इवेंट हो रहा है, अवार्ड दिए जा रहे हैं आरएसएस वालों को, उसमें वो है। मैं आपको फोटो और नाम सब भेज दूंगी। भिजा दीजिए आप लगा दीजिए आपके शो पर, टू से इनफैक्ट शो को टाइटल कर दीजिए वुमेन आर इन आरएसएस। आई गारंटी यू आपको करोड़ों डॉलर भिजा देंगे आरएसएस वाले, अगर आप उनकी इतना प्रोपेगेंडा उनके फेवर में अगर आप करेंगे। सर मैं कुछ प्रोपेगेंडा नहीं कर रही, मैंने खुद, उनको एमपी बना देंगे आपको इंडिया की। मैंने खुद सर फोटो देखी है, मैं उनको जानती हूँ, मैंने उनकी वो इवेंट पे अवार्ड भी ले रही हूँ, आरएसएस का इवेंट है और वो आरएसएस की तरफ से अवार्ड ले रही है, उसमें मेरे एक दो मेल फ्रेंड्स भी हैं, फीमेल फ्रेंड भी हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे मेरे पास
आप I और don't वो know what you, आरएसएस के चैलेंज पे भी वो काम करती रही। इनफैक्ट it मुझे does उन्होंने not बुलाया था। matter if they are working for RSS. It doesn't mean they are members of RSS. बट दे आर वर्किंग, आई डोंट नो मेंबर है या नहीं, तो पता नहीं फिर रिवॉर्ड किस बात का उनको आरएसएस वाले दे रहे थे। देंगे अवार्ड, वो मुसलमानों को भी देते हैं भाई। नहीं, शी इज नॉट अ मुस्लिम, शी इज नॉट अ मुस्लिम। नहीं, but they also give awards to Muslims also. They उसमें it doesn't mean that they are part of RSS. वो अलग इदारे खोल के रखे हैं, एक RSS का मुसलमानों के लिए भी एक उन्होंने अलग सा खोला है, but it doesn't mean that. In fact, RSS की लीडरशिप में नॉन ब्राह्मिन्स है ही नहीं। This is the big thing about RSS. आप किसी भी मतलब पढ़ लें, आप गूगल करके देख लें, you will find that this is one of the biggest issues with RSS. इनफैक्ट मजे की बात यह है कि ये बात मैंने हर इंडियन चैनल पे कहा और nobody contested it. आप तो इतने सीरियस भक्त हैं आरएसएस के, माशाल्लाह. You should be the poster child. The real true jihadi for RSS. सर आप मान ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको अभी फोटोज भेज दूंगी ढूंढ के, मेरे पास होंगी मोबाइल में। तो मैंने देखा है, इसलिए मैंने पूछा आपसे कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि फिर वो कैसे है वहां पर, वो अवार्ड भी ले रही है, वो शो भी कर रही है, वो वहां पर नजर आ रही है, तो फिर ये क्या है? तो इसलिए दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा। लेकिन खैर बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। Thank you very much. थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफिज. खुदा हाफिज। Bye. बाय।